हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएससी सेकंड ईयर एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी के नाम से, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस सेमेस्टर से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर गेमेटोजेनेसिस। और गेमेटोजेनेसिस से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% फिक्स रहता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस और उसका सिग्निफिकेंस आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। oogenesis का पूरा प्रोसेस और उसका सिग्निफिकेंस लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। और स्टार्टिंग में आपसे एक दो नंबर में अलग से पूछा जा सकता है व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस। तो दोस्तों, जिस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में, उसी के अनुसार हम वीडियोस भी बनाएंगे। इस चैप्टर को हम 4 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और oogenesis क्या होता है, इसका एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी लॉन्ग क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दिया जाता है और बाद में आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अनुसार हमें यहाँ पर वीडियोस बनाना होगा। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गेमेटोजेनेसिस के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस और उसका सिग्निफिकेंस। थर्ड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट इज oogenesis, oogenesis क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये 4 वीडियोज होंगी जो कि इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगी। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बायोबुकटेक के नाम से बना हुआ है, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पर किसी भी तरह का कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। सिंपली आपको कोई सी भी प्रकार का बीएससी से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो या कोई मेरे पास अगर नोट्स अवेलेबल हो, पीडीएफ अवेलेबल हो, तो मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूं। तो सिंपली आपको एक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सर्च करना है बायोबुकटेक। बायोबुकटेक सर्च करेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करने पर ज्वाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हेडिंग डालीजिए गेमेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है। यानी सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणु की संरचना, उसके पार्ट्स, उसके फंक्शन को डिफाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है गेमेटोजेनेसिस। दोस्तों, यहाँ पर गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis की डेफिनेशन लिखी हुई है, इस जिसे आप एग्जामिनेशन पेपर में लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सिंपली पता हो कि आखिर क्या है गेमेटोजेनेसिस, तो इनके नाम में ही इनका आंसर छुपा हुआ है। यानी आपको ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वर्ड को स्प्लिट करके देखो तो गैमिट प्लस जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोडक्शन या किसी चीज़ का फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, और किसका फॉर्मेशन है, आगे लिखा हुआ है नाम में गैमिट, यानी गैमिट के फॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम के फॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे, oogenesis। तो इनके नाम में ही इनका आंसर छुपा हुआ है, ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेंगे। ये देखिए, जैसे गैमिट, ये यहाँ लिखा हुआ है गेमेटोजेनेसिस। दोस्तों, स्पर्म क्या है, एक गैमिट है। ओवम क्या है, एक गैमिट है। तो यहाँ पर गैमिट के फॉर्मेशन को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी एक तरह का गैमेटोजेनेसिस है, क्योंकि स्पर्म भी एक गैमिट है और इस गैमिट के फॉर्मेशन को, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम के फॉर्मेशन को हम कहते हैं oogenesis। दोस्तों, ये जो स्पर्म होता है इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, क्योंकि इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। हम पिछली वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन के बारे में, सेल साइकिल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये वीडियो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी या डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जान लीजिए मियोसिस डिवीजन क्या होता है। ठीक है, तो स्पर्म के अंदर अगर हम बात करें, तो अगर ह्यूमंस के बारे में बात करें तो स्पेशली ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है। लेकिन अगर आप स्पर्म के अंदर देखें तो वो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, मेल से वो क्रोमोसोम का नंबर 23 स्पर्म के अंदर होगा, 23 ओवम के अंदर होगा। और जैसे ही ये आपस में फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, तो उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर दोबारा से 46 हो जाता है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलती रहती है।
तो दोस्तों गैमेटोजेनेसिस क्या है, एक अगर सिंपल सी एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कहूँगा द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस इन विच सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म गैमेट्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है और बनता है गैमेट। ठीक है, क्योंकि मियोसिस से क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, जिसमें मियोसिस डिवीजन होगा। देखिए गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड सेल्स टू प्रोड्यूस न्यू हैप्लॉइड सेल्स, जिससे कि नए हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है। इन ह्यूमन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रेजेंट, ह्यूमंस के अंदर दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है मेल गैमेट जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, नंबर सेकंड गैमेट होता है ओवम। ठीक है, जिसे हम फीमेल गैमेट बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन को, जिसमें एक ऐसा प्रोसेस चलता है जिससे कि मेल गैमेट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, नोन एज स्पर्म विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन टेस्टिस। कहाँ पर बनता है ये, टेस्टिस के अंदर। स्पर्म कहाँ पर बनते हैं, टेस्टिस के अंदर। नंबर सेकंड oogenesis, oogenesis इज द टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये दोनों ही वैसे तो गैमेटोजेनेसिस के टाइप हैं क्योंकि दोनों ही गैमेट हैं। थ्रू विच ओवा, जिससे कि ओवा बनता है, जिसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेट, जिसे हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, आर फॉर्म, जिससे कि बनता है, एंड प्रोड्यूस फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम। तो सिंपली अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया है गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में। अब कुछ बेसिक, क्योंकि हम स्पर्म की स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले उससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों वन इजैकुलेशंस में जो सीमेन निकलता है, वन इजैकुलेशन में जो सीमेन निकलता है उसमें क्या क्या है, अगर हम जो सीमेन देखते हैं जिसे हिंदी में वीर्य कहा जाता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें स्पर्म भी होता है और सेमिनल प्लाज्मा भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें स्पर्म ही होता है, स्पर्म भी होता है, सेमिनल प्लाज्मा भी होता है। और वन इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन के बीच स्पर्म निकलते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, वैसे अगर आप सिंपली 100 यानी एक हेल्दी बॉडी की बात करें तो उसमें 100 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। ठीक है, और इन निकले हुए स्पर्म में से 60% स्पर्म जो होते हैं वो प्रॉपर शेप में होने चाहिए। अगर आप फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए 60% शुड प्रॉपर शेप, उसमें से जो स्पर्म है 60% प्रॉपर शेप में होने चाहिए और 40% ऐसे होने चाहिए जो मोटाइल हों। ठीक है, यानी गतिशील हों। तो दोस्तों ये है बेसिक पॉइंट। ठीक है, जो सीमेन होता है, वीर्य होता है, उसमें कितने स्पर्म की संख्या होती है। हालांकि इससे रिलेटेड मैं और भी कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ जिनमें आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको इतना सिंपली पता होना चाहिए कि कितने मिलियन स्पर्म होते हैं, तो लगभग 200 से 300 बिलियन। ठीक है, और रिक्वायर्ड कितनी होनी चाहिए, कम से कम 100 मिलियन तो होना ही चाहिए। स्पर्म की संख्या 100 मिलियन तो होना ही चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि चांसेस बने। तो ये है दोस्तों स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और गैमेटोजेनेसिस। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डालीजिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। दोस्तों यहाँ पर स्पर्म के आपको 3 डायग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें से नंबर 3rd डायग्राम, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया डायग्राम है। और इसमें आप स्पर्म के एक एक पार्ट को क्लियरली देख सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आप एग्जामिनेशन पेपर में अगर आपसे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से स्पर्म के स्ट्रक्चर को पूछा जाए, उसका डायग्राम पूछा जाए, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए, तो ये नंबर 3rd पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यही आपको बनाना है। ये जो 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जब आप लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं लो मैग्निफिकेशन पर, यानी कम आवर्धन पर, तब आपको ये डायग्राम आपको इस तरह से दिखाई देगा, जिनमें आपको सिंपली, क्योंकि दोस्तों ये जो स्पर्म होता है बहुत ही छोटा होता है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, यानी विदाउट माइक्रोस्कोप के आप इसको नहीं देख सकते। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये हेड है, ये नेक है और ये टेल है इस स्पर्म का। लेकिन अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप के आवर्धन को, उसके मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तब आपको इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको एक्रोसोम, न्यूक्लियस, नेक और मिडल पीस या टेल ये सब दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ये डायग्राम दिखाई देगा। इसमें आपको एक्रोसोमल मेम्ब्रेन तक दिखाई देगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक दिखाई देगी, न्यूक्लियस दिखाई देगा, या फिर दोनों के दोनों सेंट्रियोल्स जो कि नेक में प्रेजेंट रहते हैं वो दोनों के दोनों दिखाई देंगे। तो ये आपको डायग्राम, इसको एग्जामिनेशन पेपर में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको आप बनाएंगे। चलिए स्टडी करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर को। दोस्तों सिंपली यहाँ पर तो मैंने आपको यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं स्पर्म के वो मैंने लिख दिया है, लेकिन अगर
अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे नोट्स मिले, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ पर मैं ये नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो सिंपली किसी भी, जैसे स्पम की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें इसके 4 पार्ट्स होते हैं। मैंने कहा स्पम माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हेड, दूसरा होता है नेक, नंबर 3 होता है मिडल पीस, नंबर 4 होता है टेल। यानी इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हेड के बारे में, यानी इसके ऊपर वाला जो भाग है हेड, इसके बारे में। तो हेड में बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों? हेड के अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है, जो सबसे आगे की तरफ, ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहता है। दूसरे नंबर पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। देख सकते हैं ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है पूरा न्यूक्लियस है। इसमें क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, यानी डीएनए, पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए मेल का, वो इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो सिंपली हेड के अंदर एक्रोसोम और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर हम स्पर्म के शेप और साइज स्ट्रक्चर की बात करें तो डिफरेंट वर्टिब्रेट ग्रुप्स के अंदर जो उनके मेंबर्स होते हैं उसमें डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली, और उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस मैंने कहा हेड में प्रेजेंट रहता है। हेड के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहेगा, उसमें आरएनए एब्सेंट रहेगा, उसमें एसिडिक प्रोटीन एब्सेंट रहेगा, यानी जो न्यूक्लियस के वजन को थोड़ा बढ़ा दे वो चीज़ें इसमें एब्सेंट रहती है। मेन चीज़ प्रेजेंट रहती है जो जेनेटिक कैरेक्टर को, यानी जो हेरिडिटी करेक्टर होता है मेल का, वो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ उतना ही डीएनए अमाउंट ऑफ प्रेजेंट रहता है। और इसमें न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन, सिर्फ ये 2 चीज़ें इसमें प्रेजेंट रहती है न्यूक्लियस में, और यही मेल हेरिडिटी करेक्टर को ट्रांसमिट करती हैं। करेक्ट? क्योंकि ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों कि स्पर्म के अंदर अगर सपोज करो इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता तो इससे क्या होता, उसका जो वजन है वो बढ़ जाता। उसको वहाँ पर उसको गति करना है, उसे वहाँ एग ओवम तक जाना है, एग सेल तक जाना है, तो उसके लिए उसमें हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट रहता है जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन जितना कम हल्का वजन रहेगा उतनी तेज़ी से स्पर्म जो है वहाँ तक पहुँच जाएगा। एक्रोसोम, ये न्यूक्लियस के बाद नंबर 2 पर जो है एक्रोसोम, जो कि सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहता है। तो एक्रोसोम में गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहता है, गोल्जी बॉडी रहता है, ठीक है। और एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्रोसोम जो होता है वो बाउंडेड बाय एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे आप याद रख सकते हैं, जिसके बेस पर आप इसको क्लियरली, चाहे आप हिंदी में डिफाइन करें, इंग्लिश में डिफाइन करें, डजंट मैटर, आप जिसमें भी एग्जामिनेशन पेपर आप देना चाहते हैं उसी में डिफाइन कर दीजिए, लेकिन इसके मेन पॉइंट याद होने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन से एक मेम्ब्रेन होती है जो एक्रोसोम को बाउंड रखती है, घेरे रखती है, उसे कहा जाता है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। और इस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन में इट कंटेन एक्रोसोमल पॉलीसैकेराइड्स। इसमें जो है पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गैलेक्टोज, मैनोज या फ्रक्टोज, ये सब प्रेजेंट रहता है। और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोलेज एंजाइम। और 2 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिनके नाम आपको याद रखना होगा। उसका नाम है लाइटिक एंजाइम, और वो लाइटिक एंजाइम होते हैं, सबसे पहला हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम और दूसरा होता है एक्रोसिन। इन दोनों का फंक्शन ये होता है कि जब ये एग सेल के पास जाते हैं तो वहाँ पर एग सेल की मेम्ब्रेन को ये लाइसिस करते हैं, क्योंकि लाइटिक एंजाइम है, एग सेल के जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिसोल्व कर देते हैं ये जो लाइटिक एंजाइम है, ताकि पेनिट्रेट होकर के स्पर्म जो है एग सेल के अंदर एंटर कर जाए। तो ये है एक्रोसोम का फंक्शन। एक्रोसोम के मेन जो लाइटिक एंजाइम्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक के बारे में, ठीक है। यहाँ पर एक्रोसोम के बारे में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। नंबर 2 पर आता है ये पूरा नेक, ठीक है। न्यूक्लियस एक्रोसोम को पढ़ चुके हैं। नंबर 2 पर आता है ये नेक। आप गर्दन देख सकते हैं, बहुत ही छोटी गर्दन है जिसमें 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो नेक जो होता है वो शॉर्ट होता है, स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। एक सबसे ऊपर की तरफ जो आपको सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। उससे नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। और ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट रहते हैं। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम नेक की बात करें तो इसमें 2 सेंट्रियोल हैं, एक प्रॉक्सिमल है और एक डिस्टल है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन ये होता है दोस्तों, जब भी ये जो आगे वाला जो हेड वाला रीजन है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये एंटर करता है क्योंकि पेनिट्रेट हो जाएगा। एक्रोसोम में जो एंजाइम्स हैं वो पेनिट्रेट करके एग सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो न्यूक्लियस के साथ साथ एक सेंट्रियोल भी अंदर एंटर कर जाता है, और वो सेंट्रियोल होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसका फंक्शन ये होता है कि जब भी जाइगोट में क्लीवेज होता है, क्योंकि आगे चलकर ये फर्टिलाइज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा क्लीवेज, ठीक है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्लीवेज होगा, और उस क्लीवेज में उस समय जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही करता है। तो ये होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन। उसके बाद नंबर 2 है डिस्टल सेंट्रियोल।
नेक के अंदर दोस्तों ये दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। नंबर 3 स्ट्रक्चर आता है मिडिल पीस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मिडिल पीस, ये जो आप देख रहे हैं नेक के बाद दूसरी है मिडिल पीस स्ट्रक्चर। मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें स्पायरली अरेंज रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हेलिकली या स्पायरली अरेंज रहते हैं। और ये जो स्पायरल माइटोकॉन्ड्रिया है इनका फंक्शन क्या होता है आपने पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, यानी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, तो एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि इसमें होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जिससे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी बनता है, जो कि स्पर्म को मोटिलिटी यानी अब एनर्जी मिलेगी तभी तो स्पर्म जो है मोटिलिटी करेगा, गति करेगा, एग सेल तक पहुँचेगा। ठीक है, तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा कि मिडिल पीस के अंदर सेंट्रियोल्स, जो नीचे वाला जो सेंट्रियोल्स होता है इसको हम मिडिल पीस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं मेसेट। तो माइटोकॉन्ड्रियल सीथ यानी कि जो स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया है और साथ में मेसेट, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है मिडिल पीस में पाई जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। ये एक्सियल फिलामेंट्स टेल तक के जाते हैं और इनमें जो फिलामेंट्स का अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का अरेंजमेंट होगा। 9+2 का मतलब ये होता है कि जब भी आप इस फिलामेंट को कट करेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, तो इसमें जो फिलामेंट्स आपको अरेंज दिखाई देंगे 9+9 इसके पेरिफेरी पर प्रेजेंट होंगे और सेंटर में 2 होंगे, तो इसको कहा जाता है 9+2 का अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो आप पूरा डायग्राम देख रहे हैं यही डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में बनाना है। उसके बाद नंबर 4 पर आता है टेल। नेक के बाद मिडिल पीस के बाद टेल। टेल में आप देखेंगे इसमें जो सेंट्रल पेयर, यहाँ पर बीच में आपको जो एक्सियल फिलामेंट का एक जो पेयर दिखाई दे रहा है एक्सियल फाइब्रिल्स का, ये सराउंडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का होता है। तो इसमें ये सारी डिटेल्स हैं स्पर्म के बारे में, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखना, लेकिन इतना जितना मैंने आपको बताया मेन जो डिटेल्स हैं उसको आपको नोट करना है। बाकी आपको नोट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो इनके फंक्शंस वगैरह है वो सब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।